मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको कहते हैं, और आप कह सकते हैं एमटीपी, और इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो कह सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, ये एमटीपी जो देखेंगे, ठीक है, तो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि लगभग कितना 45 to 50 मिलियन MTPS पर ईयर, ठीक है, आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो टोटल वर्ल्ड में अगर एक साल में देखेंगे तो कितना MTPS है, तो 45 to 50 मिलियन MTPS हैज बीन डन। ठीक है, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसका कितना दिया है एमटीपीस, मतलब कि एक साल में कितना एमटीपीस किया गया है 45 to 50 मिलियन। ठीक है, और ये जो 45 to 50 मिलियन एमटीपीस देख रहे हैं एक साल में जो किया गया है, वो कितना है 1/5 है। कितना है यार 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। मतलब जितना भी कॉन्सीव्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है, मान लीजिए 100% है, तो उसका कितना 20% जो है ना उसको एमटीपी करके अबॉर्ट कर दिया जा रहा है। देख रहे हैं, और वो 20% कितना आ रहा है 45 से 50 मिलियन एमटीपी। ठीक है, तो ये याद रखना है, डाटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देख रहे हैं क्या कि जितना भी कॉन्सेप्टिव प्रेगनेंसी है, ठीक है, एक साल में, उसमें से कितना 20% तो क्या हो जा रहा है एमटीपी कर दिया जा रहा है। इसका मतलब देख रहे हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन ना, तो कह सकते हैं कि एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। हालांकि दो इट इज नॉट मेड फॉर दैट पर्पस, इस काम के लिए नहीं है, लेकिन 20% देख रहे हैं घट जा रहा है सीधे। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि इट हैज अ significant role in decreasing the population। ठीक है, तो इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दो इट इज not meant for that purpose। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन डिक्रीज करने का तरीका नहीं है, लेकिन इसी के चलते क्या हो गया सिग्निफिकेंट रोल होता है इसका इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, लीगलाइज्ड इन इंडिया, तो यहां पर लिख दे रहे कौन, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। ये ध्यान देना है। ठीक है, क्यों किया गया लीगलाइज्ड, टू चेक indiscriminate and illegal feticide and illegal female feticide। ठीक है,
तो होता क्या था कि अम्नियोसेंटेसिस टेक्निक है, ठीक है। तो उस अम्नियोसेंटेसिस टेक्निक से हम क्या करते हैं, उससे हम पता कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। और अगर लड़की है तो उसको क्या करते हैं, उसको एमटीपी करके हटा दे रहे हैं। तो लार्ज मास में ये हो रहा है इंडिया में। तो इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना इसको लीगल बना दी, ठीक है, लीगलाइज्ड। तो लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971। तो टू चेक क्या के लिए, इनडिस्क्रिमिनेट, अंतर कर रहे हैं ना लड़का लड़की में, तो इनडिस्क्रिमिनेट और इलीगल फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। तो इसको वोट ना करे उस लिए, ठीक है। ये क्या है, देखते हैं कि ये जो है ना बहुत सारे कंट्रीज में डिबेट में है एमटीपी, कि उसको लीगल बनाया जाए कि इलीगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इमोशनल, एथिकल, सोशल एज वेल एज रिलीजियस इश्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कंट्रीज इसको लीगल कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में ये क्या हो गया, इट इज लीगलाइज्ड। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, अभी तो देखें इंड्यूस्ड अबॉर्शन लिखे हैं। इंड्यूस्ड मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड मतलब इंटेंशन से ना, तो इंटेंशनल और इच्छा से ना तो वॉलेंट्री, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं इंटेंशनल और वॉलेंटरी और इंड्यूस तो है ही, ठीक है, वॉलेंट्री प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अभी मैच्योर नहीं हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, ठीक है, बिफोर द फुल टर्म इज टर्म्ड एज एमटीपी। तो ये यहां पर लिख दे रहे हैं, ये कैसा है, इंटेंशनल और वॉलेंटरी है ये टर्मिनेशन, प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बिफोर द फुल टर्म। तो इसको हम कहेंगे दैट इज टर्म्ड एज एमटीपीएस, ठीक है। अब हम यहां पर देख रहे हैं ये बिफोर द फुल टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, ये देखिए एमटीपी जो होता है, एमटीपी एक अमेंडमेंट एक्ट, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये 2017 में लाया गया था, ठीक है। तो ये कब लाया गया था अमेंडमेंट एक्ट, तो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 2017 में लाया गया था। उसके अनुसार क्या हो गया उसके अनुसार अगर देखेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या हुआ, फर्स्ट थर्ड मंथ है ना, उसके अंदर हम अबॉर्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कह सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कब कर सकते हैं, तो ये 3 महीना के अंदर, मतलब कि 12 वीक्स के अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कब, दैट इज यहां पर लिख दे रहे हैं, दैट इज 12 वीक्स के कम ना, ठीक है। तो ये कम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेस देन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम अबॉर्शन कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं, मतलब 3 मंथ्स के बाद, मतलब 12 वीक्स के बाद भी कर सकते हैं। अप टू क्या, अप टू कह सकते हैं 24 वीक्स, मतलब 3 महीना के बाद और 6 महीना से कम में भी अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कह सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ठीक है। तो कौन सा, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, तो ये कब कर सकते हैं, ये तो कह सकते हैं कि 12 वीक्स जो है ना, 12 वीक्स से ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे लिख दे रहे हैं, मोर देन 12 वीक्स एंड लेस देन 24 वीक्स, तो 24 वीक्स से कम, तो ऐसे लिखेंगे ऑफ प्रेगनेंसी,
ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसमें हम कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। तो कह सकते हैं, ये याद रखना है क्या, 12 वीक्स और 12 वीक्स और 24 वीक्स के बीच में। ठीक है, तो इसको हम ये कहेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। तो मैक्सिमम हम कह सकते हैं क्या, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स। तो यहाँ बिफोर द फुल टर्म लिखे हैं ना, फुल टर्म कहने का मतलब 3 महीना में भी कर सकते हैं और 6 मंथ्स के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनके बीच में अंतर है। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, थोड़ा सा देख रहे हैं। तो ये अगर अबॉर्शन कर रहे हैं 3 महीना से पहले, तो ये क्या होता है, रिलेटिवली ये सेफर है। ठीक है, तो इट इज रिलेटिवली, देख रहे हैं, तो रिलेटिवली ये क्या है, रिलेटिवली इट इज सेफर। ठीक है, तो ये रिलेटिवली देखेंगे सेफ है, लेकिन ये अनसेफ है, मतलब कि इट इज वेरी रिस्कियर। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं रिलेटिवली सेफर, और ये क्या है, अनसेफ। ठीक है, और कह सकते हैं रिस्कियर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ये कि रिलेटिवली ये सेफर है, और ये क्या है, ये मोर रिस्कियर है। ठीक है, इट इज मोर रिस्कियर, तो यहां पर लिख दे रहे हैं रिस्की है, ये अनसेफ है कहने का मतलब। ठीक है, और ये अगर जब करते हैं अबॉर्शन, मींस फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन अगर करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है, इट नीड्स कंसल्टेशन ऑफ, लिख लेते हैं, इट नीड्स कंसल्टेशन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन करना है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है। तो इट नीड्स और रिक्वायर्स क्या, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओएनईआर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये इसको, इसके लिए कितना चाहिए, 1, इट रिक्वायर्स 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और इसमें 2 चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इसके लिए 1 चाहिए, इसके लिए 2। नेक्स्ट, अगर सपोज करिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हमको करना है तो क्या करेंगे, और सेकेंड करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर करना है तो उस समय एम्ब्रियो क्या हो गया, ट्राइमेस्टर में छोटा होगा ना, तो छोटा होगा तो उसको क्या होगा, पिल्स से हम पिल्स दे देंगे और वो क्या होगा, अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो काफी बड़ा हो गया है ना इस केस में, इस केस में क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया है। तो बड़ा हो गया है तो इसके लिए क्या होगा, रिस्की होगा, निकल नहीं पाएगा ना, तो इसके लिए सर्जिकल कहते हैं, इसको सर्जिकल मेथड, और इसके लिए नॉन सर्जिकल और पिल मेथड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, इसके लिए कौन सा है, नॉन सर्जिकल, नॉन सर्जिकल और पिल मेथड कहेंगे, से इसको अबॉर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इसको काफी बड़ा हो चुका है ना तो एम्ब्रियो, तो इसको कहेंगे सर्जरी से हटाएंगे, तो दे सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सर्जिकल मेथड से। तो सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे कि इसमें जो भी एंडोमेट्रियम हो को उसको अलोंग विथ फीटस निकाल देंगे बाहर, इरोड कर लेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस सर्जिकल मेथड में क्या होगा, इरोजन ऑफ एंडोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम अलोंग विथ फीटस, अलोंग विथ FOETUS फीटस। ठीक है, फीटस के साथ साथ निकाल दिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पिल्स में, तो पिल्स मेथड में दवा दे देंगे। ठीक है, और उस दवा का नाम क्या है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज RU486। तो इस दवा का नाम जो है यहां से लिख दे रहे हैं, इस दवा का नाम है RU486, RU486। ठीक है, और
इसी को फ्रेंच ड्रग भी कहते हैं, फ्रेंच ड्रग, और इसी को कहते हैं माइफप्रिस्टोन, माइफप्रिस्टोन, और इसी को माइफप्रेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइफ, MIFE, माइफ, PREX, प्रेक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका नाम है माइफप्रिस्टोन और माइफप्रेक्स। ठीक है, एक और मेडिकेशन यहां पर यूज करते हैं इसके साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मीसोप्रोस्टॉल। ठीक है, क्या कहते हैं? मीसो, MISO, मीसोप्रोस्टॉल, ये भी यूज करते हैं। अब ये देखिए, RU486 कर रहे हैं प्लस मीसोप्रोस्टॉल कर रहे हैं, तो होता क्या है, ये जो है RU486 जो देख रहे हैं ना, ये वाला RU486 है ना, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये फ्रेंच ड्रग माइफप्रिस्टोन, ये जो है एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है, तो ये एंटी प्रोजेस्टिन होता है। क्या होता है? एंटी प्रोजेस्टिन, एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये क्या करेगा? एंटी प्रोजेस्टेरोन है ना, तो ये प्रोजेस्टेरोन को के एक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा, मतलब इट विल बाइंड टू प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। ठीक है, और क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन वहां बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो क्या हो गया? प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखिए ये कर रहा है, तो एंटी प्रोजेस्टिन है ये, और ये मीसोप्रोस्टॉल जो देख रहे हैं ये क्या करेगा? ठीक है, मीसोप्रोस्टॉल ये क्या करेगा? तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है? इट इज अ सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिकेटर। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस करेगा ताकि जल्दी निकल जाए। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं? इट इज अ, कह सकते हैं सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेडिकेशन, मेडिकेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, और ये मीसोप्रोस्टॉल क्या होता है? इंट्रावेजिनल में डाल देते हैं। ठीक है, इंट्रावेजिनली इंट्रोड्यूस करते हैं अंदर। ठीक है, और ये तो दवा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन और सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। MTP is done to get rid of unwanted pregnancy, ठीक है, ड्यू टू either rape, contraceptive failure और casual unprotected intercourse। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अम्नियोसेंटेसिस। ठीक है, तो अम्नियोसेंटेसिस जो देखेंगे क्या है, तो इट इज अ प्रीनेटल और फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट विच इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द अम्नियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है कि ये देखिए, ये यूटेरस है, इसमें एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो मीन्स फीटस है, और वो फीटस को सराउंड किए हुए कौन सा फ्लूइड है? अम्नियोटिक फ्लूइड है। तो अम्नियोटिक फ्लूइड को हम क्या करते हैं? एक नीडल से निकालते हैं। ठीक है, और निकालकर फीटल सेल्स इसमें है, और उस फीटल सेल्स को हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, उसको फिर कल्चर करेंगे, और कल्चर करके उसका एनालिसिस करेंगे फीटल सेल्स का। ठीक है, क्या के लिए? फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, और सेक्स ऑफ फीटस, मेल है कि फीमेल, उसके लिए भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर फीमेल है तो इसको क्या करते हैं? मार देते हैं ना। तो इसीलिए इट इज बैंड इन इंडिया बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड एज फीमेल फेटिसाइड। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि याद रखेंगे कि अम्नियोसेंटेसिस इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर 15 वीक्स। ठीक है, करीब 15 वीक्स के बाद परफॉर्म करते हैं। दैट इज आप कह सकते हैं क्या?
दैट इज 16 to 20 वीक्स में करते हैं, मतलब 4 से 5 महीना के बीच में हम ये अम्नियोसेंटेसिस करते हैं। क्यों? अर्ली में भी कर सकते हैं, तो अर्ली में करेंगे तो क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इतने पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज अ प्रीनेटल और फीटल सेक्स determination test which is based on chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the embryo और फीटस। तो फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें फीटल सेल्स को निकालेंगे और क्रोमोसोमल पैटर्न देख के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, लिख लेते हैं, पहले ये कर ले। तो ये प्रीनेटल और फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इट इज बैंड in India because it is being used as female feticide। ठीक है, तो अगर डिटेक्शन हो जाता है कि ये लड़की है तो उसको क्या करते हैं, मार देते हैं हम। ठीक है, तो ये बैंड इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज यूज्ड एज फीमेल फिटिसाइड, तो फीमेल को गिरा देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट, ये कब परफॉर्म करते हैं, तो लिख लेते हैं, इट इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर, कह सकते हैं आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के 15 वीक्स, तो ये ध्यान रखना है, आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 4 to 5 मंथ्स कह सकते हैं, उसके बीच में कर सकते हैं। तो 4 months to 5 months के बीच में हम इसको परफॉर्म करते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, कितना, 16 वीक्स से टू 20 वीक्स के बीच में हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको अर्ली भी तो कर सकते हैं। ठीक है, इसका परफॉर्म जो है अर्ली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्ली क्यों नहीं करते हैं, तो अर्ली इसलिए नहीं करते हैं कि रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाते हैं, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें प्रोसेस क्या करते हैं, तो वो लिख ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो कह सकते हैं ना कि अम्नियोटिक फ्लूइड जो है सराउंडिंग द एम्ब्रियो, उसको टेकन फ्रॉम द वुम्ब। ठीक है, लिख लेते हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो इज टेकन इन अर्ली स्टेजेस। इसके बाद क्या करते हैं, फीटल सेल्स इससे निकालते हैं ना, फीटल सेल्स आर आइसोलेटेड, कल्चर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर क्रोमोसोमल abnormalities, development of genetic disorders and sex of fetus और embryo और बेबी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो अम्नियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ नेडल। ठीक है, सराउंडिंग द एम्ब्रियो इज टेकन। नेक्स्ट, फीटल सेल्स को क्या किए हम,
ये फीटल सेल्स, इसको आइसोलेट किए, कल्चर किए और एनालाइज्ड किए, ठीक है। क्योंकि फीटल सेल्स में क्या, अगर XX क्रोमोसोम मिला तो क्या हो गया, ये फीमेल हो गया, अगर XY क्रोमोसोम मिला तो क्या हो गया, ये मेल हो गया। तो इस तरह पता कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली में हम करते हैं क्या के लिए, फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, इसके लिए क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज है तो उसके लिए करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए कोई है तो डेवलप कर रहा है तो, और सेक्स के लिए भी है, लेकिन ये इसीलिए बैंड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर हम कह दें कि कौन कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कुछ बताएंगे तो आप पढ़ चुके हैं, इसी तरह लिख रहे हैं, इसको कहते हैं पटाउ सिंड्रोम, इसको कहते हैं पटाउ सिंड्रोम कहते हैं, SYN लिख दे रहे हैं, अंडरस्टूड है, सिंड्रोम, ठीक है। तो पटाउ सिंड्रोम जो है ये 13th क्रोमोसोम में अगर ट्राइसोमी होता है ना तो होता है। उसी तरह अगर 18th में हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, ये सब याद रखेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये 18th में अगर ट्राइसोमी हो जाए तो इसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। यही अगर 21 में हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। तो ये सब इसमें नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम ये 18th ट्राइसोमी नहीं, सॉरी 21 ट्राइसोमी के लिए यूज करते हैं। इसके बाद टर्नर होता है सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये इसमें 44 क्रोमोसोम तो होगा, अब प्लस ये फीमेल में होता है तो फीमेल में X होता है ना तो X 0, ठीक है। इसके बाद क्लिनीफेल्टर, क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सब सिंड्रोम्स का पता हम इससे कर सकते हैं। तो इस ये क्या होता है, मेल में होता है तो 44 प्लस XY होना चाहिए, लेकिन एक X ज्यादा हो जाता है, तो ये याद रखना है। ये सब सिंड्रोम हम पता कर सकते हैं। और ये कहां पर होता है, ये दिस टर्नर सिंड्रोम याद रखिएगा, ये फीमेल में और ये मेल में, ठीक है। तो ये सब सिंड्रोम के बारे में हम जो है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हम पता कर सकते हैं। उसी तरह यहां पर क्या है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो भी कर सकते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसा, सिकल सेल अनीमिया, ये सब पता कर सकते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट हो रहा है तो हम इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फिगर जो बनाया है वो क्या है, यहां पर देख रहे हैं क्या कि नीडल से हम निकाल लेते हैं फीटल सेल्स को और आइसोलेट कल्चर करते हैं, लेकिन ये क्या बताया है कि एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर बनाया है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर बताए हैं, तो ये क्या है, इससे हम देखते रहते हैं कि बच्चे का पोजीशन क्या है, चाहे प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। क्यों, क्योंकि नीडल जो है ना उसको क्या करना है, नीडल को करेक्टली प्लेस करना है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फीटस को क्या डैमेज कर दे, ठीक है। चाहे ये अम्नियोटिक सैक है ना, अम्नियोटिक फ्लूइड को जो सराउंड किया है वो रप्चर हो सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, अल्ट्रासाउंड से हम देखते रहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर क्या करता है, विजुअल गाइड टू सी पोजीशन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा इन यूटेरस और एंड टू इट हेल्प्स इन टू एंश्योर द नीडल इज प्लेस्ड करेक्टली, ठीक है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो अभी तो बताएं। डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या करेगा, इट लीड्स टू रप्चर ऑफ अम्नियोटिक सैक और मिसकैरेज भी हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो दोनों, तो इसीलिए हम एक कॉमनेस्ट मेथड जो यूज करते हैं उसको कहते हैं कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, CVS, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग में, उसमें हम कोरियोनिक विलाई जो होता है प्लेसेंटल सेल्स है ना, तो कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटल सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लेसेंटा, उससे रिमूव करते हैं कैसे, थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स से और एब्डोमेन से करके रिमूव कर लिए, और इसको क्या करेंगे, उस सेल्स को निकाल कर उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सेक्स ऑफ चाइल्ड कर सकते हैं। तो कॉमनेस्ट मेथड है वो कर लेंगे। तो एक लाइन लिख दे यहां पर कि डिसएडवांटेज, यहां पर लिख दे रहे हैं डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं, ठीक है ये, और इसका अल्टरनेटिव मेथड ना, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, वी कैन से कि इट मे लीड टू
में लेड टू रप्चर ऑफ अमनियोटिक सैक, रप्चर ऑफ अमनियोटिक सैक। ठीक है, तो ये रप्चर हो सकता है। और दूसरा क्या है, मिसकैरेज भी हो सकते हैं, मिसकैरेज, ये दोनों हो सकते हैं। इससे चांसेस इससे होते हैं कि दोनों हो जाए, रप्चर और मिसकैरेज। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड हम यूज करते हैं, वो लिख देते हैं। अल्टरनेटिव क्या हो गया, तो अल्टरनेटिव है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कहते हैं इसको, CVS। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो गया, द मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड इज कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कहते हैं, CVS मेथड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कोरियोनिक विलाई पढ़े थे ना, प्लेसेंटा बनाने में जो हेल्प करता है, तो कर सकते हैं इसमें कि कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटल सेल्स कर सकते हैं, और प्लेसेंटल सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लेसेंटा। ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लेसेंटा थ्रू, किसके थ्रू निकालते हैं, तो कह सकते हैं थ्रू सर्विक्स और एब्डोमेन, दोनों से निकाल सकते हैं, और एब्डोमेन। अगर सर्विक्स से निकालते हैं तो इसको कहते हैं ट्रांस सर्वाइकल। ठीक है, तो ट्रांस सर्वाइकल कह सकते हैं मेथड। और अगर एब्डोमेन से निकाल रहे हैं तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज ट्रांस एब्डोमिनल। ठीक है, तो कह सकते हैं कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटल सेल्स को रिमूव करते हैं प्लेसेंटा थ्रू सर्विक्स और एब्डोमेन, और ये रिमूव करने के बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद उससे फीटल सेल्स आइसोलेट कर देंगे। फीटल सेल्स आर आइसोलेटेड, फिर क्या करेंगे, कल्चर्ड। ठीक है, एंड एनालाइज्ड, और एनालिसिस उसका कर लेंगे। ठीक है, एंड एनालाइज, तो कह सकते हैं कि आइसोलेट किए, कल्चर किए और उसका एनालिसिस कर लिए। ठीक है, फॉर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।